अब रिवैल्यूएशन मॉडल से रिलेटेड कुछ इनसाइट्स हम समझते हैं कि क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो अगर हम रिवैल्यूएशन करने की सोचते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास जितने नॉन करंट एसेट्स हैं सबके सबको रिवैल्यू करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आपने एक क्लास ऑफ एसेट को रिवैल्यू किया है तो आपको एंटायर क्लास ऑफ एसेट्स को रिवैल्यू करना पड़ेगा। अगर आपने एक लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यू कर दिया तो आपको एंटायर क्लास ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स को रिवैल्यू करना पड़ेगा। आपके पास फ्लीट ऑफ ट्रक्स हैं, अगर आपने एक ट्रक को रिवैल्यू कर दिया तो आपको एंटायर फ्लीट ऑफ ट्रक्स को रिवैल्यू करना पड़ेगा। पर ऐसा हो सकता है कि आप अपने प्लांट एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल पे रखें और अपने लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखें, ये भी पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि आपने लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल पे ट्रांसफर कर दिया है तो आपको अपने प्लांट एंड इक्विपमेंट को भी रिवैल्यूएशन मॉडल पे लाना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है, आप उसे कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि मैं कब कब रिवैल्यूएशन करूं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन के लिए स्टैंडर्ड कहता है कि सफिशिएंट रेगुलरिटी के साथ करो। कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं है, साल नहीं डिफाइन किए गए हैं, ये मैनेजमेंट की जजमेंट पे छोड़ दिया गया है कि आपको लगता है कि रिवैल्यू करने का मौका आ गया है। कई बार इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स भी आपको रिवैल्यूएशन के लिए संकेत दे देते हैं कि रिवैल्यूएशन करो। अगर आपको लगता है कि आपका एसेट मटेरियली डिफरेंट है, जिस कीमत पे रिकॉर्ड हुआ है, कम या ज़्यादा जैसा भी हो, तो आप रिवैल्यूएशन कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट की जजमेंट पे निर्भर करता है। और ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप रीवैल्यू करोगे तो बढ़ी हुई कीमत पे एसेट आ गया है तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो रीवैल्यूड अमाउंट पे होगी, हमें रीअसेस करना पड़ेगा। यूजफुल लाइफ को एक नई जिंदगी की शुरुआत एसेट करता है और हमें रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के बेसिस पे इस एसेट को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन इस बात पे तय की जाती है कि इस एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है। यूजफुल लाइफ का क्या मापदंड है कि हम किस तरीके से एसेट यूज करने वाले हैं, कितना एक्सपेक्टेड यूसेज बचा हुआ है इस एसेट का, कैपेसिटी क्या है एसेट की, कितना फिजिकल वेयर एंड टियर एक्सपेक्टेड है इस एसेट की यूज करने से, कितनी शिफ्ट हम लगाएंगे इस मशीन को यूज करने के लिए और कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे, वो हमें एक अंदाजा दे सकता है कि किस तरीके से एसेट यूज होने वाला है। एसेट टेक्निकली ऑब्सोलीट हो रहा है, आजकल इस मशीन के बनाए हुए प्रोडक्ट्स मार्केट में कम बिक रहे हैं। हमें धीरे धीरे पता लग रहा है कि ये उस तरीके से बेनिफिट नहीं देने वाला जैसे पहले देता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। सरकार ने भी लीगल लिमिट लगा दी है, जैसे दिल्ली में एक पीरियड के बाद डीजल कार्स नहीं चल सकती हैं कि 10 साल का समय हो चुका है तो उनको मार्केट से बाहर जाना ही पड़ेगा। ऐसा ही कोई मशीन से रिलेटेड अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो भी हमें ध्यान में रखनी होंगी कि उससे ज़्यादा हम एसेट यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मेरे पहले एग्जाम्पल में मैंने एक एलिवेटर का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें मैंने कहा था कि अगर हमें डिसमेंटल करना पड़ गया ये 5 साल बाद, क्योंकि सरकार की ये मंशा है कि एक एलिवेटर 5 साल से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा चलेगा तो हो सकता है लोगों की जान को खतरा है, तो लीगली भी हमें लिमिट किया जा सकता है एक एसेट को यूज़ करने से। तो ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं डेप्रिसिएशन का पैटर्न। उसी के बेसिस पे हम रीएस्टिमेट करेंगे, रिवाइज करेंगे अपने यूसेज को और एक नए यूजफुल लाइफ के बेसिस पे रीवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करेंगे। तो ये थी पूरी कहानी रिवैल्यूएशन मॉडल की।